इसके बाद हम एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आपका है फ़्लो थ्रू पाइप्स। जनरलाइज केस में हम देखते हैं कि अगर किसी भी पाइप से किसी भी लिक्विड का फ़्लो होता है या किसी भी गैस का फ़्लो होता है तो किस किस प्रकार से हम उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं। तो जनरली जब भी किसी भी पाइप से किसी भी लिक्विड का फ़्लो होता है तो उनमें हम लॉसेस को कंसीडर करते हैं। तो व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप इट हैज़ टू ओवरकम द लॉसेस से होकर उनको गुजरना ही पड़ता है। अब ये देखते हैं कि जो लॉसेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। जनरली हम दो प्रकार के लॉसेस की बात करते हैं, एक होता है आपका मेजर लॉस और दूसरा होता है आपका माइनर लॉस। मेजर लॉस का मतलब इसलिए क्योंकि ये जो लॉस है वो लगभग 80 to 90% बियर करता है टोटल लॉस का, और माइनर लॉस लगभग 10 to 20% होते हैं। लेकिन जो मेजर लॉस है और माइनर लॉस है वो अलग अलग रीज़न की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर लॉस की। तो मेजर लॉस क्या है? इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली। अगर केवल फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है, क्योंकि वो ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेजर लॉस। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन, ये डेरिवेशन होता है बाकायदा इसका डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन से। तो जो मेन इक्वेशन है वो ये होती है 4FLV²/2GD, लेकिन कई जगह ये इक्वेशन को भी यूज़ किया जाता है FLV²/2GD। यहाँ आप कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर यहाँ पे 4 के साथ F का मल्टीप्लाइड है तो ये F होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना, ये F जहाँ पे 4 है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और केवल आपका ये F जहाँ पे दिख जाता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। तो मतलब जो फ्रिक्शन फैक्टर F होता है वो 4F के बराबर होता है। तो अगर 4 है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो डायरेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटीज़ को हम डिस्चार्ज में भी चेंज कर सकते हैं। हमने देखा था जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो डिस्चार्ज के टर्म्स में आपकी ये इक्वेशन आती है FLQ²/12D⁵। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। वेलोसिटी की टर्म्स में ये इक्वेशंस बनेंगी और आपकी जो डिस्चार्ज की टर्म्स में आपकी ये इक्वेशंस बनेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो वैल्यूज़ क्या क्या है। यहाँ पे जो V है वो एवरेज वेलोसिटीज़ होती है, L आपकी पाइप की लेंथ होती है, D आपका डायमीटर होता है। एवरेज वेलोसिटी को हमेशा आप निकालते हो डिस्चार्ज अपॉन एरिया से। यहाँ पे हम जितनी भी वेलोसिटीज़ को कंसीडर करेंगे वो आपकी एवरेज वेलोसिटीज़ होंगी। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं लैमिनार फ्लो, उसमें हम एक एक पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ हैं उनमें चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी वेलोसिटीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चेंजेस इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है इस केस में। चेंजेस इक्वेशन क्या होती है? V = C√m×I। यहाँ पे V आपकी है वेलोसिटी, C आपका चेंजेस कांस्टेंट, M आपका होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। M को आप बोलते हो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M आपका होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो I आपका है स्लोप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब कितनी लेंथ में कितना लॉस होता है HF/L, इसको हम बोलते हैं I। तो यहाँ सब चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद हम आपका रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद रिलेशन आता है चेंजेस कोफिशिएंट और आपका फ्रिक्शन फैक्टर में। चेंजेस कोफिशिएंट अगर C है तो ये रिलेशन आता है √8G/F, जहाँ पे F आपका है फ्रिक्शन फैक्टर जो कि 4 टाइम्स F के बराबर है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म्स में है तो F की जगह 4F लिख देंगे तो यहाँ पे 2G/F आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो F होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात होती है माइनर लॉस। तो माइनर लॉस के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे सपोज आपने फ्लो के साथ साथ एरिया में सडनली चेंजेस किए, वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो वहाँ आपके लॉस हो जाते हैं। आपने सपोज़ ये किया कि जो आपने क्या किया कि एक बैंड लगा दिया फ्लो में, तो उसके कारण भी लॉस हो सकते हैं। कोई ऑब्स्टेकल आ गया उसके कारण भी आपके लॉस हो सकते हैं। तो देखते हैं हम जो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सपोज़ आपने क्या किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया, आपका एक पाइप था और इस पाइप के एरिया में आपने सडनली से इस तरह से इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे वेलोसिटीज़ V1 थी, यहाँ वेलोसिटीज़ V2 थी। तो जैसे यहाँ पे फ्लो होगा तो फ्लो आपका इस तरह से होके गुजरेगा, यहाँ पे इस तरह से फ्लो होके गुजरेगा। तो ये जो एरियाज़ हैं ये ब्लैंक मतलब खाली रह जाता है, तो यहाँ पे एडीज़ क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं लॉस के लिए। अगर सडन एनलार्जमेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है V1 - V2² जहाँ पे V1 पहले पाइप में वेलोसिटी, कम डायमीटर की वेलोसिटी, V2 ज़्यादा डायमीटर की वेलोसिटी अपॉन 2G। तो यहाँ से हम सीधा हेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका था सडन एनलार्जमेंट की वजह से। फिर आता है एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस का मतलब अगर ये पाइप है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है कोई भी लिक्विड, तो उसमें कौन सा लॉस होता है। तो एग्जिट लॉस को आप एक तरह से एनलार्जमेंट में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। A2 इनफाइनाइट हुआ तो A2 इनफाइनाइट होते ही, क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे,
इस इक्वेशन को आप एरिया की टर्म्स में भी लिख सकते थे। कैसे, यहाँ हम देख सकते हैं, हमने क्या किया, v1 स्क्वायर को कॉमन लिया, 1/-(-v2/(v1), तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g 1 - v2/(v1), क्योंकि इन कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लिख सकते हैं a1 v1 बराबर a2 v2, तो ये जो v2/v1 था इसको हम लिख सकते हैं a1/a2। तो इस तरह से भी हम एरियाज़ की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो दूसरा जो एग्जिट लॉस था, ये आपका वही एरिया की टर्म्स में इक्वेशन आपको लग गया है। तो a2 इनफाइनाइट होने की वजह से ये वैल्यू आपकी हो जाती है 0, और जो लॉस निकल के आता है एग्जिट लॉस वो आपका v1 स्क्वायर अपॉन 2g या v स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर इस पाइप में वेलोसिटी v है तो इसके लिए जो एग्जिट लॉस होगा वो आपका होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से ये कैलकुलेट आप कर सकते हो। एग्जिट लॉस के बाद हम बात करते हैं आपका सडन रिडक्शन की। सडन रिडक्शन में क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ और यहाँ से ये हुआ और ये सडन रिडक्शन हुआ। तो इस केस को कैसे कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे भी फ्लो होगा, तो इस तरह से आपका फ्लो होगा, यहाँ पे भी फ्लो होगा, वो इस तरह से फ्लो होगा। तो एक सेक्शन ये कंसीडर करें तो एक सेक्शन ये कंसीडर करें, तो इन दोनों सेक्शन के बीच में आपका क्या हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट हो रहा है। तो एक तरह से ये बात की जाती है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़ ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, और जो फॉर्मूला होता है फाइनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर सीसी की टर्म्स में, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की टर्म्स में बात करें, तो हेड लॉस आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है v2 स्क्वायर अपॉन 2g 1/cc-1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको cc नहीं दिया हुआ हो तो सिंपल कॉन्ट्रैक्शन लॉस हम ये कंसीडर कर लेते हैं 0.5 टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे v आपकी लास्ट वाले पाइप में वेलोसिटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जब आपको cc की वैल्यू नहीं दी हुई हो, और अगर आपको cc की वैल्यू दी हुई हो तो इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इन सब के डेरिवेशन होते हैं, तो अभी हमें फॉर्मूले याद रखने की मतलब ही होती है। फिर आपका होता है एंट्रेंस लॉस। एंट्रेंस लॉस का मतलब हो गया कि जैसे ये लिक्विड है और एक पाइप है, तो पाइप में आपका लिक्विड यहाँ पे एंटर करता है, तो ये भी एक तरह से सडन कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया। लार्ज एरिया से कम एरिया में एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है लॉस ड्यू टू फिटिंग्स। फिटिंग्स के लिए सीधा हम लॉस को लिख देते हैं k v स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे k आपका एक बैंड कांस्टेंट होता है जो उसकी रेडियस पे या कई सारे एंगल ऑफ डाइवर्जन पे भी डिपेंड करता है। तो ये जितने भी लॉसेज हैं ये आपके सारे माइनर लॉसेज में कंसीडर होते हैं। तो दो तरह के लॉस हमने देखे, मेजर लॉस और माइनर लॉस। इसके बाद बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, HGL और TEL। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HGL और TEL। पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, द लाइन विच जॉइंस द पीजोमेट्रिक हेड एट वेरियस पॉइंट इन ए फ्लो इज़ नोन एज HGL। पीजोमेट्रिक हेड आपका होता है P/ρg + Z। और टोटल एनर्जी लाइन की बात करें, द लाइन विच जॉइंस द टोटल एनर्जी हेड, मतलब टोटल एनर्जी P/ρg + v स्क्वायर अपॉन 2g + z एट वेरियस पॉइंट इन ए फ्लो इज़ नोन एज टोटल एनर्जी लाइन। तो डायग्राम से हम देखते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज आपका एक पाइप है, इसमें इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया और तीसरा पॉइंट सपोज यहाँ पे कंसीडर किया। तो इस पॉइंट पे अगर मैं पीजोमेट्रिक हेड निकालूं, इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड निकालूं, इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड निकालूं, तो इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड का मतलब इस पॉइंट के लिए P/ρg की वैल्यू और डेटम तो Z दिया ही हुआ है, बस प्रेशर हेड को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सपोज यहाँ पर प्रेशर हेड को जोड़ने से ये यहाँ पर इतनी वैल्यू बनती है, इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू इतनी बनती है, इस पॉइंट के लिए वैल्यू इतनी बनती है। तो अगर हम फ्लो में प्रत्येक पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू को जोड़ दें तो जोड़ने से आपको जो लाइन मिलती है उसी लाइन को बोलते हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब ये लाइन आपके फ्लो के हर पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू को बताती है। सपोज आप कहते हो कि ये पॉइंट पे मुझे देखना है, तो इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू आपकी ये होगी। आपको इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू ये होगी। तो हमने डेफिनेशन से देखा था, द लाइन विच जॉइंस द पीजोमेट्रिक हेड एट वेरियस पॉइंट इन द फ्लो इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मतलब केवल पीजोमेट्रिक हेड से। दूसरा टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन में क्या होता है, हम प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर अगर टोटल एनर्जी को निकालें, टोटल एनर्जी में आपको केवल क्या करना है, केवल v स्क्वायर अपॉन 2g को ही ऐड करना है। तो ये v स्क्वायर अपॉन 2g ऐड करते ही ये लाइन आपकी इससे थोड़ी ऊपर चली जाती है और इस तरह से आपका होगा। अब इस स्लोप की बात करें कि स्लोप क्यों हुआ, तो जैसे ही आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर में भी डिक्रीमेंट होता है और एनर्जी में भी डिक्रीमेंट होता है, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके फ्लो करेंगे।
तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि जो HGL है वो TEL है। क्या होता है HGL का मतलब है कि फ्लो के हर पॉइंट पे हम पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यूज़ को निकालते हैं और जो लाइन इनको मिलाती है हर पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं HGL। और टोटल एनर्जी लाइन में हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं और ये बात की जाती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आप कह सकते हो इट इज़ V²/2G के बराबर होगा। मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में जो डिफरेंस होगा वो V²/2G के बराबर होगा और ये लाइन आपकी पैरेलल होती है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज HGL और TL को समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आपका एक पाइप है और सडनली आपका एनलार्जमेंट होता है। अब इस पर मेरे को अगर HGL को कैलकुलेट करना है तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो इस पॉइंट पे पीजोमेट्रिक हेड सपोज यहाँ पे आता है वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। तो जैसे आप फ्लो की डायरेक्शन होगी तो प्रेशर में डिक्रीमेंट होने के कारण ये स्लोप नीचे जाता जाएगा और यहाँ पे आप पे रुक जाएगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ अचानक से एरिया में चेंजेस आए। एरिया में चेंजेस होने की वजह से वेलोसिटीज़ आपकी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एरिया आपका बढ़ गया और वेलोसिटी कम हो गई तो सडनली इसी पॉइंट पे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये लाइन थोड़ी ऊपर चली गई, ये आपको दिखता है। वापस फ्लो हुआ तो वापस फ्लो होने की वजह से ये वापस इस तरह से चलती है। तो ये बन गई आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। टोटल एनर्जी लाइन में क्या होता है, केवल आपको V²/2G, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें V1 और V2 की, ऑब्वियस सी बात है V1 की वैल्यू ज़्यादा है और V2 की वैल्यू कम है, तो V1² जोड़ दिया तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन मिल जाएगी आपको। अब याद देखिए कि जो टोटल एनर्जी लाइन है इस पॉइंट पे नीचे की तरफ आएगी। क्यों नीचे की तरफ आई, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस हुआ जो कि हम पढ़ते आए हुए हैं कि जो सडन एनलार्जमेंट है उसकी वजह से भी एनर्जी में लॉस होता है। तो इस लॉस की वजह से ये लाइन आपकी नीचे आएगी और वापस आपकी ये लाइन इस तरह से पैरेलल चलती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, वेलोसिटीज़ आपकी कांस्टेंट है तो डिफरेंस भी आपका यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस कम है। डिफरेंस कम इसलिए क्योंकि V2 की वैल्यू कम है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है क्योंकि V1 की वैल्यू आपकी ज़्यादा है। तो ये आपकी इस तरह से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे कन्फ्यूज़न निकल के आते हैं कि जो प्रेशर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो आपकी राइज़ भी कर सकती है और फॉल भी। फॉल कब करती, जब हम उल्टा केस करते हैं, मतलब आपकी वेलोसिटीज़ कम हो जाती, तो वेलोसिटीज़ कम हो जाती तो प्रेशर बढ़ जाता। सडन कॉन्ट्रैक्शन अगर करते, सडन कॉन्ट्रैक्शन हम करते तो उल्टा हो जाता, वेलोसिटीज़ आपकी ज़्यादा हो जाती, प्रेशर कम हो जाता। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कभी भी आपकी राइज़ कर सकती है और फॉल कर सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी लाइन है वो कभी भी राइज़ नहीं करेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। क्योंकि अगर आप सडन कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो भी लॉस होगा और सडन एनलार्जमेंट करोगे तो भी लॉस होगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर बात आती है पाइप इन सीरीज़ की। अगर पाइप को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, आपके पास 2, 3, 4 या कितने ही प्रकार के पाइप हैं, उनको अगर आप सीरीज़ में जोड़ देते हो तो क्या होगा। तो हम देखते हैं। सपोज मैंने 1, 2 और 3 पाइप को सीरीज़ में जोड़ा जिनकी लेंथ L1 और डायमीटर D1, L2 D2 और L3 D3 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कभी भी सीरीज़ में अगर पाइप जुड़े हुए हों तो इनमें जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है। यहाँ डिस्चार्ज Q1, यहाँ डिस्चार्ज Q2, यहाँ डिस्चार्ज Q3, तो ये डिस्चार्ज है वो हमेशा आपका कॉन्स्टेंट होगा। इट मीन्स Q = Q1 = Q2 = Q3। और जो लॉस होंगे टोटल लॉस होगा, जो HF टोटल होगा वो हर पाइप में लॉस के सम के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें लॉस की तो HF टोटल जो होगा, एक पाइप में लॉस, दूसरे पाइप में लॉस और तीसरे पाइप में लॉस के सम के बराबर होगा। और ये जो लॉस होगा वो फ्रिक्शन की वजह से होगा। फ्रिक्शन मतलब हम लिख सकते हैं FL Q²/12D⁵ या FL V²/2GD। कोई सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। 4FL V²/2GD वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर पाइप सीरीज़ में जुड़े तो डिस्चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर पॉइंट पे डिस्चार्ज बराबर रहेगा। और जो लॉस होगा वो तीनों पाइप में जितना लॉस है उनके सम के बराबर हो जाता है। फिर बात आती है इक्विवेलेंट पाइप की। इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या हुआ, हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बोला जाता है कंपाउंड पाइप। कंपाउंड पाइप का मतलब आपके 2 या 3 या 4 पाइप आपस में जुड़े हुए। और इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड पाइप से हमें एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप बनाना है। यहाँ तो आपके डायमीटर चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन इस कंपाउंड पाइप में हमें यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप बनाना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इससे डिस्चार्ज Q है तो इससे डिस्चार्ज भी आपका Q ही रहना चाहिए। इससे लॉस अगर आपका HF है तो इससे भी लॉस आपका HF होना चाहिए। तो इस केस में इसकी लेंथ और इसकी डायमीटर की बात की जाती है। तो कंपाउंड पाइप से आप इक्विवेलेंट पाइप बनाते हो तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए या डायमीटर क्या होना चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, उसके लिए इक्वेशन को बनाया जाता है। इक्वेशन इस तरह से सिंपल बना सकते हैं।
हम ये कहते हैं इक्विवेलेंट पाइप के लिए जो हेड लॉस है इक्विवेलेंट पाइप में और जो हेड लॉस है कंपाउंड पाइप में वो बराबर होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस हमने मान लिया FeLe, Q की टर्म्स में देखते हैं Q² DE, यहाँ पे E का मतलब इक्विवेलेंट डायमीटर, और HF कंपाउंड के लिए हर पाइप से जो लॉस होगा उसके बराबर होगा। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशंस लिख दी। इफ़ मटेरियल ऑफ द पाइप्स आर सेम, अगर पाइप कंपाउंड पाइप और इक्विवेलेंट पाइप के मटेरियल सेम है तो F जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो बराबर होंगे। और ये डिस्चार्ज हमने देखा ही था, जो Q है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर पाइप के लिए, तो Q² आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन बनती है जिसको बोलते हैं ड्यूपिट इक्वेशन। तो अगर पाइप को आपने सीरीज़ में जोड़ रखा है और उनकी लेंथ और डायमीटर की बात करते हैं तो LE DE की पावर 5 जो बराबर होगा L1 D1 की पावर 5 प्लस L2 D2 की पावर 5 प्लस L3 D3 की पावर 5 प्लस L4, जितने भी पाइप आप जोड़ते जाओ। तो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, 3 पाइप में आपके लेंथ और डायमीटर दिए होंगे और इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ दी हुई होगी, सपोज आपसे पूछ लेगा कि डायमीटर क्या होना चाहिए, या इक्विवेलेंट डायमीटर आपको दिया होगा, आपसे पूछेगा कि लेंथ क्या होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी सीरीज़ की। फिर बात होती है पैरेलल में हम देखते हैं कि जैसे हमने सीरीज़ में देखा था तो पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल पाइप किस तरह से हो गए, एक पाइप यहाँ से ब्रांच निकली यहाँ से ब्रांच निकली यहाँ, ये पाइप आपके पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल की कंडीशन जो होती है, जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, ये हम देखते ही आ रहे हैं। दूसरा, जो लॉस होगा, इस पाइप में जो लॉस होगा और इस पाइप में जो लॉस होगा वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें ये आपस में इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो लॉस जो होगा पहले पाइप में और दूसरे पाइप में बराबर होगा। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल के लिए। अब बात होती है कि जो इक्विवेलेंट पाइप की बात होती है। इक्विवेलेंट पाइप का मतलब ये सारे कंपाउंड, ये पाइप में कई सारे पाइप पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इस पाइप से मुझे एक पाइप बनाना है जिसमें डिस्चार्ज आपका सेम है और जो हेड लॉस है इसका और इस एक पाइप का हेड लॉस बराबर होगा। तो इसी टर्म कंडीशन को यूज़ करते हुए इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस हमने ले लिया FeLe Q² DE की पावर 5, और कंपाउंड पाइप में लॉस होगा एक ही लॉस होगा, क्योंकि जितने भी आप पैरेलल में पाइप जोड़ते हो कि बराबर लॉस होगा, सेम लॉस होगा, इसमें ऐड नहीं होगा। सीरीज़ के केस में ऐड होता था, लेकिन यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, सारे बराबर लॉस होते हैं। तो इस तरह से हम लॉस को कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे Q/N का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज Q है, आपने N पाइप लगा रखे हैं सेम डायमीटर के, तो Q/N में आपका डिस्चार्ज डाइवर्ट हो जाता है। तो ये Q/N हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व होकर आपकी आती है, जो इक्विवेलेंट डायमीटर होगा पैरेलल के केस में N की पावर 2/5 इंटू D1, जहाँ पे आप N क्या है, नंबर ऑफ पाइप, पैरेलल पाइप्स, और D1 आपका डायामीटर। हम यहाँ पे जितनी पैरेलल पाइप जोड़ रहे हैं उनके डायामीटर इक्वल मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे D1 D2 D3 D4 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ पैरेलल ब्रांचिंग ऑफ पाइप्स। तो ये हमने देखा सीरीज़ में और पैरेलल में क्या होते हैं। और उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। जो भी आपके पाइप्स हैं उनका यूज़ हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे आपको टर्बाइंस वगैरह है या जो आपकी हाइड्रोलिक्स मशीन्स हैं उसमें भी हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन को हम समझते हैं क्या होता है। कभी भी पावर की बात होगी, फ्लोइंग फ्लूइड की पावर को हम कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = ρ × G × Q × H। ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आता है कि जो एनर्जीज़ है पर सेकेंड से ही आपका ये फॉर्मूला आता है। एनर्जीज आप कहते हो M × G × H और टाइम आपका हो जाता है T। ये M/T आपका होता है मास फ्लो रेट, और इसी को हम बोलते हैं ρ × Q। ये आपका ρ × Q के बराबर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है ρ × G × Q × H। तो फॉर्मूले की बात करें, देखो ये आपका क्या हुआ, एक सोर्स है पानी का और इससे आप एक पाइप यहाँ से निकाला और हमें पाइप के एंड में देखना होता है कि कितनी पावर ये ट्रांसमिट करता है। तो फॉर्मूला हमने देखा ρ × Q × G × H। यहाँ पे ρ उस फ्लूइड की डेंसिटी, Q आपका डिस्चार्ज, G आपका कांस्टेंट और H आपका हेड। ये जो हेड है ये आपका डिपेंड करता है किस कंडीशन पे आप पावर को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ अगर हम देखें पाइप के इनलेट पे अगर हेड हम देखें तो यहाँ हेड आपका H है, लेकिन पाइप के जो आउटलेट पे हेड होगा वो आपका H नहीं रहेगा, क्योंकि पाइप में आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा HF। तो यहाँ पे अगर हेड इनलेट पे H है तो आउटलेट पे हेड आपका होगा H - HF। तो और पावर की बात करें तो इनलेट पे पावर और एग्जिट पे पावर आपकी अलग अलग रहेगी। एग्जिट पे पावर आपकी ये रहेगी ρ × Q × G H - HF, और इनलेट पे आपकी पावर ये रहेगी। और एफिशिएंसी क्या रहेगी, आउटपुट पे पावर और इनलेट पे पावर का जो रेशियो होगा वही आपकी एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट से एफिशिएंसी आपकी निकल के आती है H - HF/H। तो अगर आपको लॉस पता है HF
तो आप एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। मुझे किसी भी पाइप से अगर मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि हेड लॉस का फॉर्मूला होता है FL/Q²/12D⁵। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ रखा, इस Q को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए और यहाँ पे आपका तो मुझे पावर को मैक्सिमाइज़ करना है। तो पावर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमेशा डेरिवेटिव किया जाता है और उसको 0 के बराबर रखा जाता है। तो यहाँ पे भी dP/dQ की वैल्यू हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। इसको आप जब सॉल्व करते हो भाई, अगर पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद आपकी एक फाइनल वैल्यू निकल के आती है। डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम इसका देखो तो इस Q के रेस्पेक्ट में करें तो QH का डिफ्रेंशिएशन H बचेगा। यहाँ पे FL Q को हम इसके अंदर ले गए थे तो Q² की जगह क्यूब आ गया था। और Q की पावर 3 का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 3Q² होता है। तो 3Q², बाकी कांस्टेंट हम इसके साथ रहेंगी। तो ये वापस FL/Q²/12D⁵ आपका हेड लॉस ही बन जाता है। तो ये हो जाएगा H - 3 × HF = 0। तो रोज 0 नहीं हो सकते, आपका 0 यही हो सकता है। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है कि जो हेड लॉस है पाइप में, जो हेड लॉस है वो टोटल हेड का अगर 1/3 है, तब जाके आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम पावर को भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। HF की जगह आप क्या रखना होता है, H/3। तो 2/3 ρg/QH आपकी मैक्सिमम पावर होगी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी थी आपकी H - HF/H। तो अगर आप HF की वैल्यू H/3 रखते हो तो तब जाके आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो ये वैल्यू रखने से ही आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आती है 66.67%। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम कब होगी या कितनी परसेंट पावर को आप मैक्सिमम ले सकते हो। तो 66.67%। तो ये आपका था फ्लो थ्रू